मेरे पिछले वीडियो में जहां पर मैंने आपके सवालों के उत्तर दिए, आपने उसको पसंद किया, अपनी प्रतिक्रिया दी और मैंने डिसाइड किया है कि इसी तरह से आपके और सवालों के मैं जवाब देता रहूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसी सिलसिले में मैंने आज एक सवाल लिया है और वो सवाल मुझे भेजा है मिस्टर टी एस ने। मिस्टर टी एस, आपने एक सवाल पूछा है कि एच के बारे में मैं आपको बताऊं और एच क्या होता है। मेरे मन में टॉपिक पहले से भी था, क्योंकि एच के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, वीडियोस भी पहले से इस पर अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और क्लैरिफिकेशन इस पर दिया जा सकता है। एक सवाल पूछा जाता है कि एच कैसे बनाया जाता है, लेकिन एच दोस्तों हम बनाते नहीं हैं। एच इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है वो एच का मेंबर होगा। यानी कि एक फैमिली में वो सभी पर्सन जो कि किसी कॉमन एंसेस्टर के लीनियल डिसेंडेंट हैं, यानी कि एक पर्सन के बेटा, पोता, परपोता, वो सभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं। और जब मैं हिंदू की बात कर रहा हूं तो यहां पर हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट, ये सभी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं और ये सभी एच के लिए एलिजिबल हैं। तो यानी कि एच जो है ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जब बात करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से एच बनाने की, तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेपरेट एंटिटी हम बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया गया है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल की इनकम एसेस होती है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इसी तरह से एचयूएफ एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है। अब जब हम बात कर रहे हैं एचयूएफ एंटिटी क्रिएट करने की, तो ये कैसे होगा? डेफिनेटली आपको पहले एक परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। तो जैसे आप अपने इंडिविजुअल नाम से पैन अप्लाई करते हैं, आपका पैन कार्ड है, इसी तरह से आपको एक एचयूएफ का पैन बनाना होगा। और जब आप अपना इंडिविजुअल पैन बनाते हैं तो उसके लिए आप अपना एज प्रूफ लगाते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ लगाते हैं, और यहां पर एचयूएफ के लिए आपको एक डीड बनानी होगी। और इस डीड के लिए मैं एक सैंपल फॉर्मेट यहां पर मैंने गूगल में अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको सैंपल के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टैम्प बनानी होगी। तो जैसे पंकज मटपाल एचयूएफ कर्ता, यहां पर जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो कर्ता होता है। जिस तरह से आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में देखते हैं कि XYZ एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर, इसी तरह से यहां पर पंकज मटपाल एचयूएफ कर्ता, ये मेरी स्टैम्प बन गई। तो इस तरह से आप एक डीड बनाएंगे, एक स्टैम्प आपको लगानी होगी यहां पर पैन के फॉर्म में। और अब आपका पैन एप्लीकेशन रेडी है, आप पैन के लिए अप्लाई कीजिए और जैसे ही आपका पैन कार्ड आ जाता है, आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका जो इंडिविजुअल एड्रेस प्रूफ है वो आप एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं, और आपके डीड में क्योंकि ऑलरेडी वो एड्रेस लिखा होगा, तो इस आधार पर आपकी डीड, आपका एड्रेस प्रूफ और आपके पैन के आधार पर आपका एचयूएफ अकाउंट खुल जाएगा। अब आपका एचयूएफ अकाउंट खुल गया, अब बात आती है कि इसमें कैपिटल कैसे जनरेट होगी, क्योंकि आपकी जो इनकम है, ऐसा नहीं है कि आप सैलरी इंडिविजुअल हैं और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट आप अपने एचयूएफ को देंगे और इससे आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस एचयूएफ की अपनी कुछ कैपिटल जनरेट करनी होगी। तो पहली बात तो ये होती है कि यदि कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अब यदि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आपके एंसेस्टर से आपको मिलने वाली है, तो इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के तौर पर एक घर मिलता है, वो घर यदि आप अपने नाम पे ले रहे हैं, उसका जो रेंट आएगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो यदि आप ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो जो रेंटल इनकम आएगी उसके ऊपर भी आप 30% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। लेकिन यदि आपके फादर ने, ग्रैंडफादर ने, उन्होंने अपनी विल में ऐसा लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके एचयूएफ को मिलेगी, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की हो जाएगी।
अब जब उस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट होगी तो वो आपकी इनकम में क्लब नहीं होगी, वो सेपरेटली एसेस होगी। उसके अलावा कोई भी गिफ्ट एचयूएफ को मिलता है, कोई एचयूएफ को गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट की जो इनकम होगी वो भी एचयूएफ की इनकम होगी। और उसके अलावा आपको उस एचयूएफ में बिजनेस करना है तो आप एज ए मेंबर उस एचयूएफ को लोन दे सकते हैं। एचयूएफ बाहर से भी लोन ले सकता है और लोन के पैसे से, गिफ्ट के पैसे से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की जो इनकम हो रही है उस इनकम से यदि वो कोई बिजनेस करता है या उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, मतलब लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोन लेकर आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन गिफ्ट के रूप में जो इनकम मिली है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो इनकम जनरेट होगी वो सेपरेटली एसेस होगी एचयूएफ के पैन के अंडर। तो अब यदि मेरी फैमिली में मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है और हम सभी की अपनी इनकम है, उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। अब ऐसे में एचयूएफ अकाउंट खोल के एक सेपरेट एंटिटी बनी और इसकी जो इनकम है वो सेपरेटली एसेस हो रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, यदि मेरी अपनी इनकम है और वहां पर कुछ भी एडिशनल इनकम होती है, मैं एक सैलरी ले रहा हूं और ऊपर से बिजनेस करता हूं, तो बिजनेस की जो इनकम है वो भी मेरी इनकम में जुड़ रही है और मैं क्योंकि ऑलरेडी 30% टैक्स स्लैब में आ चुका हूं, तो जो भी एडिशनल इनकम होती है उसके ऊपर मुझे 30% का टैक्स पे करना है और इनकम बढ़ेगी तो सरचार्ज भी पे करना होगा। लेकिन अब सेपरेट एंटिटी में क्या होगा, क्योंकि एचयूएफ की इनकम इंडिविजुअल की तरह ही असेस होती है, इवन आपको डिडक्शन, एग्जेम्पशन, रिबेट सारे फायदे यहां पर मिलते हैं। अब मान लीजिए कि एचयूएफ की इनकम हुई एक साल में 12 लाख रुपए की। यदि ये 12 लाख रुपए मेरी इनकम में ऐड होते और मैं क्योंकि 30% टैक्स ब्रैकेट में हूं तो 12 लाख पे मुझे पूरा 30% टैक्स चुकाना होता। लेकिन क्योंकि सेपरेट एंटिटी है, इसके लिए पहली बात, जिस तरह से आप एज एन इंडिविजुअल 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम करते हैं, इसी तरह से एचयूएफ भी इन्वेस्टमेंट करके, मान लीजिए ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। तो यदि 12 लाख की इनकम थी तो ये 11.5 लाख पर आ जाएगी। उसके अलावा एचयूएफ अपना मेडिक्लेम तो नहीं ले सकता, लेकिन अपने किसी मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करके उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि एचयूएफ ने 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया और एचयूएफ की इनकम रह गई 10 लाख रुपीस की, तो यानी कि 30% टैक्स ब्रैकेट में तो आया ही नहीं, आपकी इनकम 10 लाख पर आ गई। और 10 लाख पर भी ऐसा नहीं है, जैसा अगर मेरी इनकम ये ऐड हो रहा होता और मैं 30% स्ट्रेट अवे पे करता, यहां पर पहले तो मिला डिडक्शन और जो 10 लाख बचा उस 10 लाख में से भी पहले 2.50 लाख पर, 2.5 लाख पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। और मैं ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से बात कर रहा हूं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा और 5 लाख से 10 लाख की जो इनकम है, अगला 5 लाख, उस पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। जिस तरह से 12 लाख पर अगर मैं 30% टैक्स की बात करूं, यानी कि 3,60,000 रुपए और उसके ऊपर 4% का सेस, उसके बजाय यहां पर 1,12,500 रुपए और उसके ऊपर 4% सेस ही एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है यदि आप हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप एचयूएफ का एक सेपरेट अकाउंट बनाएं, अलग से यहां पर इनकम जनरेट करें और उसकी इनकम को सेपरेट असेस करें। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि एचयूएफ की इनकम यदि एक बार एज एचयूएफ असेस होती है तो ये हमेशा के लिए एज एचयूएफ ही असेस होगी। यानी कि यदि आपने एचयूएफ के नाम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर में किया हुआ है, एफडीज में किया हुआ है, तो ये एचयूएफ की ही इनकम होगी और वहीं से आप एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं और जो इनकम वहां पर बाद में बचती है उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से एचयूएफ में आपको काफी टैक्स बचाने की चॉइस है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके मुझे इसका उत्तर दें और साथ ही एचयूएफ
को लेकर या कोई और टॉपिक को लेकर कोई सवाल है तो सवाल भी कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।